नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने राजस्थान भारत की राजव्यवस्था जो है निशुल्क बैच जो है आपके लिए शुरू किया गया था। ऑल एग्जाम के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण एक निशुल्क बैच जो है वो आपके लिए शुरू किया गया राजव्यवस्था का, जिसके तहत अपन संविधान के क्रमिक विकास से संविधान सभा, संविधान की विशेषताएं, संविधान के स्रोत, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य पढ़ते हुए अब जो है उसके बाद जो है संसद और संसद में भी राज्यसभा जो है वो अपन पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक जो रहेगा वो लोकसभा रहेगा। अब एक क्वेरी लगातार आ रही है कि आपने नीति निर्देशक तत्व जो है वो नहीं पढ़ा है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो पढ़ा दिए जाएंगे आपको। नीति निर्देशक तत्व थर्ड ग्रेड जो रीट प्री का एग्जाम है उसमें नहीं है, तो उसी को देखते हुए रीट प्री के हिसाब से अपन जो है वो चल रहे हैं, तो उस वे से ही अपन जो है कोर्स पूरा करवा। नीति निर्देशक तत्व जैसे ही कंप्लीट होगा आपको करवा दिए जाएंगे, आप चिंता नहीं करें, ठीक है। एक महाशय ने तो जैसे वो आदेशात्मक भाषा से लिखा कि भाई ये नहीं पढ़ा या वो नहीं, थोड़ा आराम से आप लोग पढ़े, बेफिक्र होकर पढ़े। आपके लिए अच्छा से अच्छा मटेरियल लाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप वो चिंतित नहीं रहे। पहला टारगेट मैं पहले ही बता चुका हूं, पहला टारगेट रीट का है। चतुर्थ श्रेणी वाले कंटिन्यू कमेंट आते हैं, चतुर्थ श्रेणी में अगर आपके सिलेबस में राजनीति है। अब देखो, मैं अनभिज्ञ होकर एक बात कह रहा हूं, मैंने लगातार ये बात अंडरलाइन करवा के कही है कि जिन भर्ती परीक्षाओं में राजनीति विज्ञान है उनमें आपको राजनीति विज्ञान पढ़नी है, ये टॉपिक पढ़ने। उसके बावजूद आप लोग लगातार कंटिन्यू एक ही तरह के कमेंट किए जा रहे हो, तो आप थोड़ा देख ले एक बार। सभी में जिन में राजनीति विज्ञान टॉपिक है उनमें सबके लिए ये क्लास है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां रीट के लिए स्पेशल होगा तो वहां मैं बता दूंगा ये चीज। चलिए, तो आज कल राज्यसभा कंप्लीट कर ली थी, आज लोकसभा पढ़ते हैं और लोकसभा के साथ ही जो है संसद वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति, कोशिश करेंगे 1-2 क्लास में राष्ट्रपति वाला टॉपिक जो है उसको भी क्लियर करें, और फिर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद जितना जल्दी हो सकेगा आपको जो है वो, ताकि रिवीजन का टाइम जो है रीट वालों को मिल सके। और उसके बाद जैसे रीट का कंप्लीट हो जाएगा फिर अपन सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए कंटिन्यू कर देंगे, वापस बीच में जो टॉपिक रहे उन टॉपिक को क्लियर करते हुए, ठीक है। चलो, तो अब लोकसभा यानी पीपल हाउस, लोकसभा यानी पीपल हाउस क्रमशः जमाया है। पूरी क्लास को एक क्रम देने की कोशिश की है और उसी क्रम से आपको याद हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं करनी। बिल्कुल ये जो स्लाइड है, जो पीपीटीज बनाई गई है, वो बिल्कुल ये जो लोकसभा है उसको एकदम एक क्रम से जमाने का प्रयास किया है ताकि आपको जो है आसानी से याद हो सके, ठीक है। चलो शुरू करते। तो इसके उपनाम, प्रथम सदन उसमें पढ़ा था अपन ने द्वितीय सदन, अस्थायी सदन उसमें पढ़ा था स्थायी सदन राज्यसभा में, निम्न सदन राज्यसभा में पढ़ा था उच्च सदन, लोगों का सदन उसमें पढ़ा था राज्यों का सदन, और लोकप्रिय सदन और उसमें पढ़ा था कमजोर सदन, उसमें पढ़ा था कमजोर सदन। तो इसको कह सकते हैं अपन मजबूत सदन, इसको अपन कह सकते हैं मजबूत सदन, ठीक है। इसको कह सकते हैं अपन मजबूत सदन, ठीक है। चल अब आगे, तो इसका गठन कौन से अनुच्छेद के तहत? तो इसका गठन जो है लोकसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत, अनुच्छेद 80 के तहत लोकसभा का गठन किया जाता है। पहली बार लोकसभा का गठन कब? तो 17 अप्रैल 1952 को, 17 अप्रैल 1952 को जो है पहली बार लोकसभा का गठन किया गया। प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया? 17 अप्रैल 1952 के दिन। तो लोकसभा की पहली बैठक तो 13 मई 1952 को जो है पहली बैठक हुई। 13 मई 1952 को पहली बैठक जो है वो आयोजित हुई। 13 मई 1952 के दिन जो है वो पहली बैठक जो है वो आयोजित हुई, प्रथम बैठक जो है आयोजित हुई। अब लोकसभा में दो चीजें पढ़ ली, तो अब सदस्य संख्या के हिसाब से चलते हैं कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा में कुल 552 सीटें टोटल कितनी सीटें हैं? 552। वर्तमान में कितनी सीटें हैं जिन पर चुनाव होते हैं? वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो 543 सीटों पर। कितने सीटों पर? 543। वो सेम राज्यसभा वाला पैटर्न जो लेके चलेंगे ताकि आप दोनों को कंपेयर करके भी पढ़ सकते हो और दोनों एक ही फ्लो में जो है वो याद हो सकते हैं। फिर निर्वाचित सीटें कितनी है? पूरी की पूरी। उसमें जो सीटें थी उसमें 12 सीटें जो है राष्ट्रपति जी जो है मनोनीत करते थे राज्यसभा में। लोकसभा में मनोनयन का जो है कोई प्रावधान नहीं है।
मनोनयन का कोई प्रावधान नहीं है, अतः पूरी की पूरी जो सीटें हैं वो निर्वाचित सीटें। अब कैसे क्या है, तो राज्यों से जो है 530 सीटें जो है वो राज्यों से 530 सीटें जो है वो राज्यों से जो है निर्वाचित की जाती है। लोकसभा की 530 सीटें, टोटल सीटें 552, 543 पर निर्वाचन होता है। टोटल की पूरी सीटें जो है वो निर्वाचित सीटें हैं और इनमें से 530 सीटें जो हैं वो राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है वो 13 सीटें हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें? 13। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 20। केंद्र शासित प्रदेश के लिए मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 20। 13 सीटें मैक्सिमम हो सकती है 20। क्लियर? चलो नोट लगा के, ये एक पॉइंट कई बार पूछा जाता है तो इसको नोट लगा के इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, आप विशेष अंडरलाइन कर लेना कि वर्तमान में एंग्लो इंडियन की सीटें हटा दी गई है। ध्यान रखना, एंग्लो इंडियन की सीटें जो है वो हटा दी गई है। एंग्लो इंडियन की सीटें हुआ करती थी, 2 सीटें जो है वो लोकसभा में आरक्षित हुआ करती थी जिन पर एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी राष्ट्रपति जी द्वारा, वो जो है वो प्रावधान हटा दिया गया, तो उसको अपने को पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, फिर जब मूल संविधान लागू हुआ या मूल संविधान में जो है वो कुल कितनी सीटें थी लोकसभा की? तो 500 सीटें थी। वर्तमान में 552 है। जब मूल संविधान की जब बात करेंगे तो मूल संविधान में जो है वो 500 सीटें थी। मूल संविधान में कितनी सीटें थी? 500। अब आई थिंक ये आपके क्लियर हो गया होगा लोकसभा की अधिकतम कुल सीटें कितनी है? तो 552। वर्तमान में कितनी सीटें? तो 543। निर्वाचित सीटें कितनी है? तो 543 पूरी की पूरी। जैसा कि 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान था वो हटा दिया गया, 543। राज्यों से कितनी है? तो 530। केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी सीटें दी गई है? तो 13। जैसे कि वहां 8 दी गई थी, 4, 3 और 1 पौंडीचेरी को, 4 जम्मू कश्मीर को, 3 जो है दिल्ली को, 1 पौंडीचेरी को दी गई थी राज्यसभा में। उसी तरह से जो है यहां केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें दी गई है? 13 सीटें। कितनी सीटें? 13 सीटें। क्लियर? और जब संविधान लागू हुआ तब जो है टोटल कितनी सीटें थी? तो 500 सीटें थी। ओके, अब आगे अनुच्छेद 81, 80 में इसका गठन है। अनुच्छेद 81 क्या बात करता है? अनुच्छेद 81 के अनुसार 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा सीटों में। सीटों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा 2026 तक। 2026 तक जो है वो सीटों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। 1971 की जनगणना के अनुसार है ये भी सीटें जो है उसी तरह से जो है वो निर्धारित की गई हैं। फिर आगे अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 जो है वो SC ST के लिए लोकसभा में जो सीटों का आरक्षण है उसकी बात करता है। किसकी बात करता है? SC और ST के लिए जो आरक्षित सीटें है उसकी बात करता है। क्लियर? चलो एकदम फ्लो से ही उसी क्रम से चलेंगे। सीटों की बात चलेगी तो सीटों की ही बात चलेगी, इनके कार्यों की बात चलेगी कार्यों की, लोकसभा अध्यक्ष की लोकसभा अध्यक्ष, शक्तियों की बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष के शक्तियों की, कमेटी आएगी तो कमेटी ही क्रमशः आएगी, एकदम क्रमशः ही पढ़ने को मिलेगा आपको। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ठीक है, इसके साथ ही वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके साथ ही वर्तमान में 31 अक्टूबर, ध्यान रखना एक डेट, 31 अक्टूबर 2019 के दिन जो है जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख ये 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और इसके साथ ही वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या हो गई है 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है 8। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लोकसभा में सीटों का वर्गीकरण देखते हैं। सर्वाधिक सीटें कहां की? तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें जो हैं कहीं की हैं तो वो यूपी की है और 80 सीटें उत्तर प्रदेश से है और वो है 80 सीटें। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। अपन ने पढ़ा कि जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का जो है आवंटन किया जाता है, तो सबसे ज्यादा सीटें कहां से हो सकती है? उत्तर प्रदेश से। क्लियर? फिर दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कहां की है? महाराष्ट्र की। तीसरे नंबर पर सर्वाधिक सीटें हैं बंगाल की, पश्चिम बंगाल। कहां की है? पश्चिम बंगाल की। चौथे नंबर पर है बिहार और 5वें नंबर पर है तमिलनाडु में 32। यूपी की सर्वाधिक सीटें 30, महाराष्ट्र की 48 सीटें, पश्चिम बंगाल की 42 सीटें, बिहार की 40 सीटें और तमिलनाडु की 32 सीटें। तो राजस्थान की कितनी सीटें भाई? राजस्थान को कैसे भूल सकता है? राजस्थान की कितनी सीटें? 25 सीटें। अब प्रश्न यह पूछा जाता है कि संसद में राजस्थान की कितनी सीटें, और अपन संसद का मतलब लोकसभा समझ बैठते हैं। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन होता है 25।
ये ऑप्शन क्या होता है 25, और अपन उसी को जो है लोकसभा को ही है वो संसद मान के जो है 25 आंसर जो करके आ जाते हैं। नहीं, ध्यान रखना है, राजस्थान में संसद में पूछा जाए तो ये तो हो गई लोकसभा की प्लस राज्यसभा की कितनी है 10, तो संसद में जब भी पूछा जाएगा तो 35 सीटें, संसद में पूछा जाए प्रश्न तो 35 सीटें, और सेपरेट पूछा जाए तो 25 और 10 सीटें। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, सर्वाधिक हो गई बात तो न्यूनतम, न्यूनतम सीटें नागालैंड और सिक्किम, मिजोरम, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम, इन तीन राज्यों से तीनों से एक एक सीट है, एक सीट नागालैंड से, एक सीट सिक्किम से और एक सीट मिजोरम से। अगर न्यूनतम सीट पूछी जाए तो ध्यान रखना है सिक्किम से एक सीट है, नागालैंड से एक सीट है और मिजोरम से एक सीट है। सिक्किम से एक सीट है, नागालैंड से एक सीट है और मिजोरम से एक सीट है। क्लियर, चलो राजस्थान में अपन पढ़ लिया 25 सीटें। सीटों का आवंटन जो है वो 1971 की जनगणना के आधार पर, यह बात अपन कर चुके हैं। ठीक है, आगे अब क्षेत्रों की बात ही चल रही है, सीटों की बात ही चल रही है, तो यह प्रश्न कई बार बनता है और क्रमशः बनता है कि क्षेत्रफल के आधार पर लोकसभा के शीर्ष निर्वाचित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आता है लद्दाख, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो है वो लोकसभा क्षेत्र जो है तो वो है लद्दाख, लेह लद्दाख जो है सबसे बड़ा। दूसरा आता है जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर, ये आता है अपने 2 नंबर में, अपने जैसलमेर बाड़मेर। और तीसरे नंबर पर आता है गुजरात का कच्छ, गुजरात का कच्छ। क्रमशः पूछा जाए तो ध्यान रखना आपको, लेह लद्दाख सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर सेकंड नंबर पर जैसलमेर बाड़मेर की सीट सबसे बड़ी, और थर्ड नंबर पर आती है कच्छ वाली सीट जो गुजरात में है। क्लियर, आई थिंक ये स्लाइड जो है वो आपके एकदम क्लियर हो गई होगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो बढ़े आगे, अब आगे अब चलते हैं आगे कि भाई अब तक अपन ने बात कर ली कि भाई लोकसभा का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत पहली बार कब गठन किया गया, किस प्रकार, फिर दूसरे बारे में अपन ने बात की सीटों के बारे में, सीटों का निर्धारण किस आधार पर किया गया है, सीटें कहां तक ये कांस्टेंट रहेगी, यही रहेगी 2026 तक अपन ने पढ़ी, कौन से राज्य से कितनी सर्वाधिक सीटें, कौन से राज्य से कम सीटें, कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र बड़े क्रमशः हैं, उसके बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं इनकी योग्यता, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता। आयु अपने को पता है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, पहली क्लास जो संसद वाली क्लास थी उसमें अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए ठीक है। आयु वही 25 वर्ष। अनुच्छेद 84 जो है इनकी जो है योग्यताओं के बारे में बात करता है कि भाई लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो वापस वही भारतीय नागरिकों, क्लियर सी बात है, अपन ने कल पढ़ी थी, न्यूनतम आयु वापस 25 वर्ष, वही आपको याद रखनी है। लाभ के पद पर नहीं हो, ये चीजें तो कंटिन्यू आपको याद रखनी है, पागल या दिवालिया न हो। और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज, मतदाता सूची में नाम हो, मतदाता सूची में नाम हो, उनका भी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। ये बेसिक सी चीज है, ये शायद आई थिंक सबको याद होनी चाहिए। आयु का विशेष ध्यान रखना 25 वर्ष। उसके अलावा तो बेसिक है कि वो भारत का नागरिक होना, मूल भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है मतदाता सूची में उसका नाम होना अनिवार्य है। ठीक है, चलो आगे। कार्यकाल बताइए, तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना बताया था? राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है, वो होता है 6 वर्ष। कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। अब लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितने वर्ष होता है? कार्यकाल 5 वर्ष। कार्यकाल से पूर्व भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री जी अगर सिफारिश करते हैं तो राष्ट्रपति जी द्वारा जो है वो पहले इसको भंग कर सकते हैं। अवधि पूरी होने से 5 साल पूरे होने से पूर्व ही जो है वो जो है उसे भंग कर सकते हैं और पहले ही चुनाव करवाए जा सकते हैं, पहले ही चुनाव करवाए जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो लोकसभा भंग हो गई तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने जरूरी है। 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो चुनाव ये करवाए जाने जरूरी है। क्लियर? अब 5 वर्ष और 6 वर्ष के लिए मैंने आपको पहले ही कहा है, सेकंड ग्रेड में भी सवाल आए हैं, 2 संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन जो है एज ए 1919 और 1935 का एक्ट और संविधान सभा जैसे याद करते हो
उसी प्रकार से जो है 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन आपको याद होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन जब अभी जो एग्जामिनर बना रहे हैं वो 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन से बनाते हैं। कई चीजें ऐसी है जो 42वें संविधान संशोधन में लागू की गई और उन्हीं को 44वें संविधान संशोधन में रिवर्स किया गया। क्या किया गया? बदला गया या रिवर्स किया गया। इसलिए ये दोनों संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पे भी एक बात है इससे संबंधित। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष। देखो 5वीं का ही, कौन सी लोकसभा? 5वीं का 5 वर्ष था कि नहीं भाई, 5वीं लोकसभा 5 वर्ष ही कार्यकाल, फिर अच्छा नहीं रहेगा, 6 वर्ष कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए? 6 वर्ष। 5वीं लोकसभा और 5 वर्ष कार्यकाल हो, इसको क्या कर दिया जाए? 6 वर्ष कर दिया जाए। 42वां संविधान संशोधन 1976। अब फिर 1977 में 78 में सॉरी 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। इसे पुनः वापस क्या कर दिया गया? 5 वर्ष के। भाई कार्यकाल तो 5 वर्ष सही है, कार्यकाल तो 5 वर्ष ही सही है। राज्यसभा का 6 वर्ष 100 होता, लोकसभा का तो कितना? 5 वर्ष जो है वो सही रहता है। तो वापस 1978 में इस फैसले को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया गया और इस फैसले को बदलकर जो है वो कितने वर्ष कर दिया गया? 5 वर्ष। आई समझ में? ठीक, चल अब आगे। अब इसका चुनाव करवाते हैं। तय कर दिया सारी चीजें, कितने सदस्य हैं, क्या कैसे है, किस तरह से जो है क्या योग्यता होनी चाहिए, वो सारी तय कर ली, कार्यकाल वगैरह। अब चुनाव करवाते हैं। चलो चुनाव। प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान, प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान, जनता द्वारा वोटिंग की जाती है और गुप्त मतदान होता है। एक कैबिनेट बना हुआ होता है, उसके अंदर जाकर जो है वो आपके द्वारा जो है आप भारत की जनता में अपन सब आते हैं, अपन सबके द्वारा जो है सरकार का चुनाव जो है वो किया जाता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। फिर आगे 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। कितने वर्ष कर दी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। 21 वर्ष के ही लोग ही वोट दे सकते थे, लेकिन 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ, उससे आयु जो है वो 18 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी? सॉरी 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री जी थे। कौन प्रधानमंत्री जी थे? राजीव गांधी, श्री राजीव गांधी जी थे प्रधानमंत्री। उन्होंने जो है इसे घटाकर जो है वो कितनी कर दी? 21 से 18 कर दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा था कि भाई अपना जन्म 89 में हुआ, अपना जन्म होते ही कि भाई 18 साल में इनको वोट देने का मौका दिया जाए, तो 21 से घटाकर कितनी कर दी? 18 कर दी। चलो अब अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग कर सकता है। अभी मैंने बात की जस्ट सॉरी अभी जस्ट बात की कि भाई कार्यकाल पूरा नहीं हो फिर भी, कार्यकाल पूरा नहीं हो फिर भी अगर प्रधानमंत्री जी अगर सिफारिश कर देते हैं तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को जो है भंग कर सकते हैं। वो कौन से अनुच्छेद में अधिकार दिया गया है? तो 85 अनुच्छेद जो है ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। फिर आगे फिर है 99 अनुच्छेद 99, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ध्यान रखना। इसमें शपथ का प्रावधान है। शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य द्वारा जो है वो शपथ दिलाई जाती है, जिसे कि प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर। अपन पढ़ेंगे आगे, प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, फिर ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रोटेम स्पीकर अभी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे अपन। फिर ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ नहीं दिलवाई जाती है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ नहीं दिलवाई जाती है, वो एज ए लोकसभा सदस्य के रूप में ही प्रोटेम स्पीकर बनते हैं। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति जी शपथ दिलवा देते हैं। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर जितने भी सदस्य जीत के आए हुए उन सबको शपथ दिला देता है। उसके बाद जो है वो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो वो शपथ ले चुके होते हैं सांसद पद की, सांसद जो पद ग्रहित किया उसकी, और
जब वो अध्यक्ष बन जाते हैं या उपाध्यक्ष बन जाते हैं तब किसी भी प्रकार की कोई शपथ नहीं लेते। क्लियर? चलो आगे। अब सदस्यता से त्याग, सदस्यता त्याग। बिना किसी अनुमति के लगातार अगर 60 दिन तक कोई सांसद अनुपस्थित रहता है तो उनकी सदस्यता से त्याग पत्र दिया हुआ माना जाता है। सदस्यता से त्याग पत्र दिया हुआ माना जाता है, बिना किसी सूचना के, बिना किसी अनुमति के, बिना किसी अनुमति के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी वापस गणपूर्ति, उसमें भी अपन ने गणपूर्ति पढ़ा था। 1/10 यानी कितने सदस्य होने चाहिए थे? 1/10 के हिसाब से 25 सदस्य। अब यहां पे भी वही 1/10 है। कुल सदस्य की संख्या का 1/10 यानी 55 सदस्य। कितने सदस्य? 55 सदस्य ही क्यों? सदस्य तो 543 बताया आपने, पर कुल सदस्य जो है वो 552 है, उसका ही 1/10 निकाला गया 55। उधर भी वो की वो बात की थी अपन ने, 250 के हिसाब से 25 थे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते। चौथी लोकसभा प्रथम लोकसभा थी जो समय से पूर्व 1970 में भंग हो गई। मध्यावधि चुनाव 1971 में हुए थे। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चौथी लोकसभा जो थी वो प्रथम लोकसभा थी। पहली ऐसी लोकसभा थी जो 1970 में समय से पूर्व ही जो है वो भंग हो गई थी और 1971 में जो है वो पुनः चुनाव हुए थे। 1971 में जो है वो री इलेक्शन हुए थे। क्लियर? चलो अब एक चीज और, ये खूब आता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव की बात करते तो अब तक जो है लोकसभा में कुल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव जो है वो रखा जा चुका है। मैंने कल जब राज्यसभा पढ़ाई तब ये बात बताई थी आपको कि अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं रखा जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव केवल कहां रखा जाता है? लोकसभा में। तो लोकसभा में अब तक जो है सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कितनी बार रखा जा चुका है? तो 27 बार। कितनी बार? 27 बार। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो बढ़े आगे। अब है प्रोटेम स्पीकर, जो कि अपन ने अभी बात की। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर ये पद कहां से लिया गया? तो फ्रांस से लिया गया। कहां से लिया गया? फ्रांस से। फ्रांस की देन है। प्रोटेम स्पीकर जो है सब वो फ्रांस की देन है। सेम कैसे फ्रांस की देन? अगर आपने ढंग से पढ़ी है तो संविधान सभा आपको याद आनी चाहिए कि संविधान सभा में जब प्रथम बैठक हो रही थी तब फ्रांस की यह देन थी कि वरिष्ठतम सदस्य जो है वो अस्थायी अध्यक्ष बनेगा। वरिष्ठतम सदस्य जो है वो अस्थायी अध्यक्ष बनेगा। वही जो सचिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो प्रावधान है यहां प्रोटेम स्पीकर के नाम से जाना जाता है। वही वरिष्ठतम जो सदस्य होता है वो जो है प्रोटेम स्पीकर बनता है। क्लियर? वो भी फ्रांस, वही चीज है, फ्रांस की ही देन है। वही चीज जो है वो यहां इंप्लीमेंट हो रही है और प्रोटेम स्पीकर के नाम से। क्लियर? चल, कौन नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने हेतु किसके लिए नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त किया जाता है और वो लोकसभा सदस्यों को क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। लोकसभा सदस्यों को क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर। क्लियर? अब 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो भर्तृहरि महताब। श्री भर्तृहरि महताब जो है वो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। 18वीं लोकसभा जो अभी चल रही है, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो आप ध्यान रखना, भर्तृहरि महताब जो है वो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। इंपॉर्टेंट है फैक्ट, इसलिए आपको याद रखना है। अब आगे सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष की शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एमपी लेड और एमएलए लेड, अपन आर्थिक समीक्षा जब पढ़ते हैं आरएस के लिए या किसी जिस एग्जाम में आरएस में तो होती है, उसके अलावा भी किसी एग्जाम में अगर इकोनॉमिक्स सर्वे है तो उसमें अपन पढ़ते हैं एमएलए लेड, एमपी लेड। तो एमपी लेड की जो है बात, सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष की शुरुआत जो है वो 1993 में की गई और 5 करोड़ वार्षिक राशि जो है उसका प्रावधान है। वर्तमान में भी 5 करोड़ रुपए एक साल के एक सांसद को जो है अपने संसदीय क्षेत्र में खर्च करने का जो है वो अधिकार दिया जाता है। 5 करोड़ का कोटा जो है प्रत्येक सांसद को जो है वो दिया जाता है। क्लियर? ये प्रावधान कब से शुरू हुआ? तो 1993 से। 1993 से। क्लियर? अब एक शब्द आता है लैमडक सत्र। जब 5 वर्ष का कार्यकाल किसी लोकसभा का पूरा हो रहा हो और
नई लोकसभा के चुनाव के लिए सरकार जो है चुनाव में जा रही हो, उस समय उससे पूर्व जो सबसे लास्ट जो बैठक होती है वो बैठक जो कहलाती है, वो जो सत्र कहलाता है, वो सत्र कहलाता है लैम डक सत्र। लैम डक सत्र। क्लियर। अब आते हैं अपन लोकसभा अध्यक्ष। बहुत बड़ा पद है और ये 93 अनुच्छेद तो मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद जो 93 नंबर है उसको तो आप एकदम ढंग से याद करके रखना कि लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में, तो 93 93। चलो पढ़ते हैं इनको। लोकसभा सदस्य अपने से बहुमत के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है, अभी जस्ट अपने प्रोटेम स्पीकर की बात की, तब बात की कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है वो सारे सांसद मिलकर जो है वो अपने में से किसी एक व्यक्ति को जो है वो लोकसभा अध्यक्ष बनाते हैं। ठीक है। अब लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है। प्रमुख पीठासीन यानी सीट पर ऑन चेयर जो है, लोकसभा की सीट में बैठने वाले जो है वो प्रमुख पीठासन अधिकारी जो है वो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। प्रमुख पीठासन अधिकारी कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। अब उसके लिए एक शर्त मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोकसभा की सदस्यता होना अनिवार्य है। लोकसभा सदस्य होना अनिवार्य है, ऐसा नहीं कि भाई बना दिया फिर उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा की सदस्यता नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लोकसभा का सदस्य होगा जो, वही जो है लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है। आगे, लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो वेतन भत्ते हैं उनका निर्धारण जो है वो संसद द्वारा किया जाता है और समय समय पर ये परिवर्तित होते हैं। जब बिल पास होते हैं, जब इनके वेतन भत्तों से संबंधित, तो परिवर्तित होते रहते हैं। अपने को ध्यान रखना जो है वो ये ध्यान रखना है कि इनका निर्धारण कौन करता है, संसद करती है। ठीक है। निर्धारण कौन करता है, संसद करती है। क्लियर। चलो आगे। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। अभी जस्ट अपने बात की कि उनको कोई अलग से शपथ नहीं दिलवाई जाती है, ना अध्यक्ष को दिलवाई जाती है, ना उपाध्यक्ष को दिलवाई जाती है। अब अध्यक्ष बना दिए 93 के तहत, तो 93 में ही ये प्रावधान है इनके त्याग पत्र का। अनुच्छेद 93 ही इसका प्रावधान करता है, इनके त्याग पत्र का प्रावधान करता है। किसका प्रावधान करता है, त्याग पत्र का। अब ये त्याग पत्र किसको दे सकता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो किसको त्याग पत्र देते हैं, उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको देंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको देंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको जो है त्याग पत्र देंगे, तो वो उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष त्याग पत्र देते उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अगर त्याग पत्र देते तो वो किसको देते, अध्यक्ष को। क्लियर। चलो अब इनको कैसे हटाया जा सकता है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर भी इनको हटाया जा सकता है, लेकिन वही 14 दिन पूर्व जो है सूचना देनी अनिवार्य होती है। 14 दिन पूर्व सूचना देनी अनिवार्य होती है। क्लियर। चलो अब आगे। प्रथम लोकसभा स्पीकर ऑब्लिक लोकसभा अध्यक्ष। पहले लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष अपन ने बात की थी कि संविधान सभा जब देश की सरकार के रूप में या देश की संसद के रूप में कार्य करती थी, तब इसके अध्यक्ष जो है वो जीवी मालवलकर जी थे, और संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी तब इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये क्लियर एकदम अपन पढ़ चुके हैं, तो वही बात याद रहनी चाहिए आपको, जीवी मालवलकर, जीवी मालवलकर। तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अनंत शयनम अयंगर। अनंत शयनम अयंगर, अनंत शयनम अयंगर जी जो थे वो प्रथम उपाध्यक्ष थे, प्रथम उपाध्यक्ष थे। क्लियर। चलो अब अगला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोकसभा के जनक कौन माने जाते हैं, तो जीवी मालवलकर जी जो है वही जो है लोकसभा के जनक माने जाते हैं, लोकसभा के जनक माने जाते हैं। क्लियर। चलो अब आगे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। ठीक है। अब वर्तमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष, तो श्री ओम बिरला, जो कि अपने राजस्थान से ही आते हैं, कोटा जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से सांसद महोदय श्री ओम बिरला जी जो है वो वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है। और मीरा कुमार जी जो है वो पहली महिला जो है अध्यक्ष थी, लोकसभा अध्यक्ष। अब लोकसभा के कार्य देखो, अब तक अपन ने क्या पढ़ा,
लोकसभा का पहली लोकसभा का गठन कब किया गया, उसके बाद कितनी सीटें किसके आधार पर तय की गई, उसके बाद अपन ने पढ़ा कि भाई लोकसभा का क्या क्या कार्य, क्या किस तरह से जो है लोकसभा जो है वो आगे बढ़ती है, उसमें क्या क्या प्रावधान रहते हैं उनको पढ़ा। लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर का प्रावधान क्या कैसे है उसको पढ़ा। फिर लोकसभा अध्यक्ष को पढ़ा। अब लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य पढ़ते हैं। तो पहला अनुच्छेद 108 अपन कंटिन्यू पढ़ चुके हैं कई बार, कल भी पढ़ा है, संसद पढ़ी तब भी पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अधिवेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। सर आपने कल तो पढ़ाया कि संयुक्त अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन जो है आहूत कौन करते हैं, तो कि राष्ट्रपति जी करते हैं। और आज आप ये कह रहे हो कि जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, बिल्कुल सही है। संयुक्त अधिवेशन आहूत जो करते हैं वो राष्ट्रपति जी करते हैं। संयुक्त अधिवेशन 108 अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन जो है वो कौन बुलाते हैं, तो ध्यान रखना राष्ट्रपति जी। लेकिन उस संयुक्त अधिवेशन, अब संयुक्त अधिवेशन आ गया तो संयुक्त अधिवेशन यानी राज्यसभा के सभापति जी भी आ गए और लोकसभा के अध्यक्ष जी भी आ गए, दो अध्यक्ष। तो कौन अध्यक्षता करेगा, ये तय है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। क्लियर, चलो ठीक है। फिर आगे धन विधेयक का निर्णय, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, यह निर्णय कौन करेगा, तो यह निर्णय करने का भी अधिकार जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष को जो है यह अधिकार दिया गया है कि वो ये निर्णय करे कि ये अनुच्छेद जो विधेयक है वो धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, प्रत्येक लाइन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना आप। बिल्कुल वो बहुत सारी छल्लियां लगाकर जो इंपोर्टेंट मैटर है वो है आपके लिए लाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। आगे बढ़ते हैं। अब आगे और क्या कार्य, अगला कार्य दल बदल संबंधित विवादों का निपटारा। कल अपन ने बात की थी, कल अपन ने बात की थी और परसों संसद वाला पढ़ा था तब भी बात की थी कि अनुच्छेद 101 और 102 के तहत, अनुच्छेद 101 और 102 के तहत अगर किसी सांसद की निर्योग्यता का को तय करना है तो वो तय कौन करेगा। अनुच्छेद 101 और 102 के तहत अगर किसी सांसद की निर्योग्यता का को निर्धारित करना है या उसे तय करना है तो कौन करेगा। तो अपन ने पढ़ा था कि निर्वाचन आयोग की राय पर राष्ट्रपति जी करेंगे। अनुच्छेद 101 और 102 के तहत अगर कोई सांसद जो है वो निर्योग्य हो जाता है संसद सदस्यता से तो उसका निर्धारण कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति जी। लेकिन उसके साथ ही मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर दल बदल की बात आती है, दल बदल कानून की बात आती है, तो दल बदल कानून के तहत अगर कोई तय करेगा कि दल बदल कानून के तहत जो है निर्योग्यता जो है तय करेगा तो वो अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है और विधानसभाओं में विधानसभा अध्यक्ष को है, विधानसभाओं में विधानसभा अध्यक्ष को है। क्लियर, चलो बढ़े आगे, ठीक है। दल बदल संबंधित विवादों का निपटारा। फिर आगे लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना, स्थगित करना। दो शब्द अपने कल की क्लास में यूज किए थे, दो शब्द स्थगन, एक तो स्थगन और एक उस सत्र का जो है वो समापन करना, दो शब्द यूज किए थे अपन ने। स्थगन, स्थगित करने का जो है वो अधिकार जो है वो है लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को, और उसे जो है बंद करना या समाप्त करने का जो अधिकार है वो किसका है, तो राष्ट्रपति जी का है। किसका है, राष्ट्रपति जी का। क्लियर, आगे लोकसभा की कार्रवाई की व्यू रचना बनाना। लोकसभा की कार्रवाई किस हिसाब से चलेगी, जैसा कि आप लोग अगर न्यूज वगैरह देखते होंगे, देखनी चाहिए न्यूज। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है न्यूज समाचार देखने का शौक जरूर होना चाहिए। रील्स देखने का तो शौक अब आजकल सबसे ज्यादा लेके डूब रहा है युवाओं को, रील्स देखने का शौक। रील्स देखने का शौक नहीं होना चाहिए, रील्स की जगह जो है न्यूज देखने का शौक पालो आप। तो जब आप लोग अगर न्यूज देखते हो तो जब भी लोकसभा की जो बैठकें हैं या संसद सत्र आयोजित किए जाते हैं तब सर्वदलीय बैठक जो है लोकसभा अध्यक्ष बुलाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं पहले शुरुआत में ही, या बीच में भी अगर
सत्र सही तरीके से नहीं चलता है तो सर्वदलीय बैठक बुलाकर जो है सभी दलों को जो है वो एक राय करने का प्रयास करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा को चलाने का जो है वो प्रयास जो है वो भी कौन करता है, व्यू रचना जो है कौन बनाते हैं, तो वो लोकसभा अध्यक्ष बनाते हैं। आगे संसद की स्थायी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। संसद की जितनी भी समितियां हैं उन समितियों में जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो अध्यक्ष किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बनाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अपने दिमाग में सीधा आएगा कि राष्ट्रपति जी बनाते होंगे अध्यक्ष, नहीं। संसद की जो समितियां बनती है भले उसमें राज्यसभा सदस्य है या राज्यसभा सदस्य नहीं है, लेकिन संसद की कोई भी जो भी समिति बनेगी स्थायी समितियों के अध्यक्ष बनाने का अधिकार किसको है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष को है। क्लियर? आई थिंक यहां तक आपके एकदम क्लियर हो गया। अब आगे निर्णायक मत देने का अधिकार, अनुच्छेद 100। अब अगर मान लो किसी विधेयक पर बहस चल रही है और वोटिंग जो है वो बराबर हो गई, दोनों पक्षों को 200-200 वोट मिल गए, हाँ पक्ष को भी 200 मिल गए और ना पक्ष को भी 200 मिल गए, तो उस स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। क्लियर? ध्यान रखना, किस कंडीशन में? जब समान स्थिति हो जाती है तब निर्णायक मत देने का अधिकार, अनुच्छेद 100 लोकसभा अध्यक्ष मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? आगे मंत्रियों तथा लोकसभा सदस्यों के बीच मध्यस्थता, यह कैसे भाई? मंत्रियों तथा लोकसभा सदस्यों के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं। आप लोगों ने संसद की कार्रवाई देखी होगी तो सीधे हाथ की तरफ जो है वो लोकसभा अध्यक्ष साहब जहां विराजते हैं उनके सीधे हाथ की तरफ सत्ता पक्ष और उल्टे हाथ की तरफ जो है वो जो है विपक्ष बैठता है। जब किसी विधेयक पर या किसी भी प्रकार का तारांकित क्वेश्चन, अतारांकित क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी मंत्री जी को, मंत्री जी जब जवाब देते हैं, अगर उस जवाब के दौरान जो है वो सांसद वापस क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं तो उनके बीच में जो मध्यस्थता करने का कार्य, उनको बैठाना, उनसे जवाब लेना, वापस उनको सवाल पूछना, उनसे जवाब लेना, ये मध्यस्थता करने का कार्य जो है वो कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। ये तो बेसिक चीजें हैं, अपने को क्लियर समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चल अब आगे विदेशों में जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि मंडल का चयन करना, इंपॉर्टेंट। कि जैसे किसी देश विशेष की, किसी कानून विशेष की का अध्ययन करने के लिए, किसी विधेयक विशेष का अध्ययन करने के लिए, किसी व्यवस्था विशेष का अध्ययन करने के लिए कोई संसदीय दल अगर विदेश में भेजा जाता है कि भाई उस देश में जाकर वहां पर जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है, उस स्ट्रक्चर का अध्ययन करके एक दल जाएगा, संसदीय प्रतिनिधि दल मंडल, और वो उसका अध्ययन करके आएंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके आएंगे ताकि अपने यहाँ भी उसको है इंप्लीमेंट किया जा सके या अपने यहाँ उसमें किस प्रकार से सुधार किए जा सके। ये प्रतिनिधि कौन तय करेगा, तो ये भी अधिकार जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को है। विदेश जाने वाला जो संसदीय प्रतिनिधि मंडल होगा उसको भी तय करने का अधिकार जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को है। क्लियर? चल आगे। आई थिंक मजा आ रहा होगा। अपने क्लासों में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है, बाकी बातें तो अपन करते रहेंगे। अभी एग्जाम का प्रेशर है 2025 का, तो अपन उसी को चलाते हैं आगे। लोकसभा के महासचिव का चयन करना, लोकसभा के महासचिव का चयन करना, लोकसभा के महासचिव का जो है चयन करना, यह भी अधिकार जो है वो किसका है, तो लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है, आगे एक और इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में खूब विवाद हुआ है पिछली बार, लोकसभा में विपक्ष के दल के नेता को मान्यता देना। विपक्ष के दल के नेता को मान्यता देने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वो विपक्ष के दल का जो नेता है उसको मान्यता दे। मान्यता किस आधार पर देगा? जो कि लोकसभा के चुनाव में जितने प्रतिशत निर्वाचन आयोग ने तय कर रखे हैं, जितनी सीटें जो है तय कर रखी है, उससे उसके बराबर या उससे ज्यादा सीटें कोई दल प्राप्त करता है तो उसे जो है विपक्ष के दल के नेता का जो है वो पद जो है वो मिल सकता है। ये अपने पिछली जो लोकसभा थी उसमें ये बहुत बात चली थी, विपक्ष दल के नेता वाली बात। ठीक है, चल अब यहां तक आपके आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये थे लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। क्लियर?
अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपने संयुक्त अधिवेशन की बात कर लेते हैं थोड़ी, इसके बारे में फैक्ट। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। अब तो आई थिंक सबको याद हो गया होगा, अपनी जो क्लासें पढ़ रहा है वो ऐसा कोई नहीं होगा जिसको 108 अनुच्छेद याद नहीं होगा। आहूत कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी, अभी अपन ने बात की। और अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर? अब आगे, नई लोकसभा के गठन का की प्रथम बैठक व प्रतिवर्ष प्रथम सत्र के दौरान संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। इंपोर्टेंट, यह साधारण संयुक्त अधिवेशन होता है कि लोकसभा का पहली बार गठन हुआ, पहली बार जो है लोकसभा के सदस्य हैं जो जीत कर आए, जो प्रथम बैठक होती है, और प्रति वर्ष जो पहली बैठक होगी, प्रथम सत्र जो आयोजित होगा सत्रावसान घोषणा के बाद। ये ध्यान रखना, स्थगित हुए सत्र के बारे में नहीं, सत्रावसान की घोषणा के बाद जो पहली बैठक होगी तो उस दौरान जो है वो संयुक्त अधिवेशन जो है वो बुलाए जाते हैं। लेकिन अब आगे, एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए या 6 माह तक लंबित रहे, संशोधनों में सहमति नहीं हो तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। दो प्रकार से संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। पहला तो पहली बार जो है जब लोकसभा सदस्य जो है वो जीत कर आते हैं तो प्रथम अधिवेशन जो है वो संयुक्त अधिवेशन होता है, राष्ट्रपति जी उसमें भाषण देते हैं। और दूसरा है सत्रावसान की घोषणा के बाद वर्ष का जो पहला जो है जो सत्र आयोजित किया जाता है वो भी जो है संयुक्त अधिवेशन होता है। वो भी क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन होता है। फिर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जब कोई विधेयक एक जो सदन है उसके द्वारा पारित करके भेज दिया जाता है दूसरे सदन में, दूसरे सदन ने जो है वो 6 माह तक लंबित रख दिया, संशोधनों पर सहमति नहीं बनती है, 6 माह तक तो लंबित रख दिया राज्यसभा में, लेकिन संशोधनों पर सहमति नहीं बनती है, तो वो सहमति बनाने के लिए जो है वो संयुक्त अधिवेशन जो है वो बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन जो है बुलाया जाता है। कल अपन ने ये बात पढ़ी थी, आज वापस पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंटेस्ट हो जाए कि भारत में आज तक 3 बार जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। भारत में अब तक जो है कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया? 3 बार। कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुला चुके? 3 बार। कब कब? कल अपन ने पढ़ा था। एक तो दहेज निरोधक जो बिल था उसके लिए, दहेज के लिए जो है वो दहेज निरोधक जो बिल था 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जो है ये लाया गया था बिल। उस अधिवेशन में जो है उसके लिए जो है दहेज निरोधक बिल के लिए जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया 1961 जवाहरलाल नेहरू। कल की क्लास में एक कमेंट आया था कि सर 2002 वाला जो है वो किस लिए लाया गया था, संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया गया? उस पर्पज को देखते हुए मैंने आज इस स्लाइड में ये पॉइंट वापस डालने का डाला गया ताकि आपको है और क्लियर हो जाए, इसलिए ये चीज जो है वापस आपको पढ़ाई जा रही है। आगे दूसरा, बैंकिंग सेवा विधेयक। बैंकिंग सेवा विधेयक जो है 1978 मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री जी थे जनता पार्टी की सरकार के समय, तब एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। और तीसरा संयुक्त अधिवेशन जो है वो बुलाया था आतंकवाद निरोधक विधेयक। आतंकवाद निरोधक विधेयक जिसे कि पोटा कहते हैं, POTA, पोटा। आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 के लिए जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी तब जो है ये बुलाया गया था। और एक चीज और है, वाजपेयी जी ने जो है ये तीनों संयुक्त अधिवेशन थे उनमें भाग लिया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे तीनों संयुक्त अधिवेशनों के समय जो है सांसद थे, लोकसभा के सदस्य थे, और उन्होंने जो है तीनों संयुक्त अधिवेशन में भाग लिया है। और एक संयुक्त अधिवेशन तो जब वो प्रधानमंत्री जी थे तब आयोजित किया गया था 2002 में। आई थिंक यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलो नोट लगा के लिख दिया। तीनों संयुक्त अधिवेशनों में अटल बिहारी वाजपेयी ने भाग लिया था, ठीक है, ये चीज अब आपको याद हो गई। फिर आगे, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाते। कल अपन ने ये बात डिस्कस कर ली है। अब याद नहीं हो तो फिर कभी याद नहीं हो कि धन विधेयक और संविधान संशोधन की जहां भी बात आएगी तो वहां संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, वो सेपरेट ही पास करवाने पड़ेंगे। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब बढ़ते हैं आगे। अब है लोकसभा की विशेष शक्तियां। लोकसभा की विशेष शक्तियां, ठीक है,
एकदम क्लियर, आपके कोई प्रॉब्लम, अब कोई क्वेश्चन आपके बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, विशेष शक्तियां कौन कौन सी है? तो पीएम की नियुक्ति लोकसभा में बहुमत के आधार पर, प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति जो है वो लोकसभा में बहुमत के आधार पर कौन करता है? तो लोकसभा करती है। कौन करती है? लोकसभा। लोकसभा में बहुमत होगा, उसी दल का जो है प्रधानमंत्री होगा। तो ये प्रधानमंत्री तय करने का अधिकार किसके पास है? विशेष अधिकार है, वो लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। राज्यसभा में बहुमत है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं रहता है। वो कोई विधेयक पास करवाना होता है तो उससे संबंधित जरूर रहता है, लेकिन लोकसभा में अगर बहुमत है, जिसका लोकसभा में बहुमत है उसका जो नेता है वो बहुमत के आधार पर जो है प्रधानमंत्री तय होगा। फिर आगे, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद। कल ही अपन ने बात की थी कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति जी के प्रति उत्तरदायी रहती है, लेकिन मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो उत्तरदायी रहती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है पता है? प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा तर्क सही है या निम्न में से कौन सा कूट सही है, और वहां फिर फंसाते हैं। वहां एक तीसरे या चौथे ऑप्शन में यह चीज डाल दी जाती है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति उत्तरदायी है। वहां थोड़ी मिस्टेक होने की संभावना ज्यादा रहती है। वहां अपन वो इतना दिमाग नहीं लगाते हैं कि भाई लोकसभा के प्रति है, संसद में तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ गए और अंग के रूप में माने जाएंगे, तो फिर संसद के अंग के रूप में तो राष्ट्रपति जी भी आ गए। वहां इतना दिमाग नहीं लगाया जाता और उस पर तो अपन टिक करते कि वो तो राइट ही से, वो तो गलत है, इसको नहीं, वो तो सर ही पढ़ी हुई है, नहीं मैं ही पढ़ी हुई है कि भाई उत्तरदायी वे, वो गलत है, इसको नहीं। अपन दूसरे में फिर गलतियां ढूंढना शुरू करते हैं, जबकि गलती उसी में होती है। तो छोटी छोटी बारीक चीजें जो है वो जो है परिवर्तन करती हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट ये लाइनें ध्यान रखना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा पर निर्भर है, यानी जब तक लोकसभा है, लोकसभा जो है वो चल रही है, लोकसभा है, तब तक मंत्रिपरिषद है। जैसे ही लोकसभा भंग, मंत्रिपरिषद भंग। जैसे ही लोकसभा भंग, मंत्रिपरिषद साथ की साथ क्या हो जाएगी? भंग। यानी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा पर तय रहता है। किस पर तय रहता है? लोकसभा पर निर्भर रहता है। मंत्रिपरिषद को लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव से पद मुक्त किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है। केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाकर मंत्रिपरिषद को जो है वो भंग किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद को क्या किया जा सकता है? पद मुक्त किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता के संबंध में अभी अपन ने पढ़ा कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? आहूत तो राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का विशेष अधिकार जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को है, यानी लोकसभा को है। ठीक है, आगे संयुक्त बैठक में विधेयक पारित करने के संबंध में, अब देखो अध्यक्ष वो है तो विधेयक पारित हुआ या नहीं हुआ ये तय करने का अधिकार भी उनको है, अध्यक्ष जी को है। विधेयक पारित करने के संबंध में भी उनको अधिकार है। विधेयक वो जब उनका अध्यक्ष उनके बैठे हैं तो वो तय करने का अधिकार भी उनको है। आगे धन विधेयक का निर्णय, अभी अपन ने पढ़ा कि धन विधेयक है या नहीं है, ये लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करते हैं। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करते हैं। प्रस्तुतिकरण तथा इसे पारित करने के मामले में धन विधेयक जो है प्रस्तुत भी पहले लोकसभा में किया जाता है, तय करने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष को है कि भाई ये धन विधेयक है या नहीं है, और पारित करने के मामले में भी लोकसभा पावरफुल है। अपन ने कल पढ़ा था कि धन विधेयक को 14 दिन तक राज्यसभा रोक सकती है, उसके बाद वो पारित माना जाता है। क्लियर, ये अपन ने कल पढ़ा था। अब आगे साधारण विधेयक पारित करने के संबंध में, साधारण विधेयक पारित करने के संबंध में भी जो है वो लोकसभा जो है पावरफुल गिनी जाती है, वरिष्ठ पद की राज्यसभा। कल अपन ने इसीलिए पढ़ा था कि कमजोर सदन है राज्यसभा। आगे अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल को समाप्त करने में, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा जो है भारत में की गई है, तो उस आपातकाल को समाप्त करने का अधिकार जो है, उसको समाप्त करने की घोषणा करने का अधिकार जो है वो लोकसभा के पास है। किसके पास है? लोकसभा के पास। लोकसभा के पास ये अधिकार है कि वो आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही रखा जाता है तथा पारित करने में 50 सदस्यों की, रखने से पूर्व भी जो है 50 सदस्यों की सहमति के साथ, 50 सदस्यों की सहमति के साथ अविश्वास प्रस्ताव जो है
कल भी मैंने ये लाइन पढ़ी थी कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जा सकता है और पारित करने के संबंध में भी जो है लोकसभा को अधिकार ज्यादा है, लोकसभा को अधिकार ज्यादा है। क्लियर? आई थिंक यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110, ये दो विशेष अनुच्छेद जो है वो अपने को पढ़ने। पहला 109 क्या बात करता है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक के संबंध में जो है विशेष प्रक्रिया का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 109 में। और 110 में जो है वो धन विधेयक की जो है वो परिभाषा है। अब ये दो सर के दो ये यहाँ की पढ़े, तो धन विधेयक है या नहीं है ये तय करने का अधिकार जब लोकसभा को है, पारित करने का अधिकार जब लोकसभा को है, तो ये इसके साथ ही पढ़ने पड़ते हैं। 110 तो अपन पढ़ते आए कंटिन्यू कि 110 में क्या प्रावधान है कि धन विधेयक जो है वो लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कि धन विधेयक है या नहीं है, यानी धन विधेयक की परिभाषा। और 109 में जो है धन विधेयक की विशेष जो ये प्रक्रिया है कि ये लोकसभा में रखा जाएगा, राज्यसभा में भेजने पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता तो 14 दिन से ज्यादा नहीं रोका जा सकता। ये जो प्रावधान है वो 109 में। क्लियर? अब ये सीधी सीधी बातें एकदम आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। चलो अब बढ़े आगे। यहां तक आपके क्लियर? अब अपने लोकसभा के अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। अब है संसद की प्रमुख समितियां। प्रमुख समितियां, स्थायी समितियां और अस्थायी दोनों पढ़ेंगे अपन। संसद की प्रमुख समितियां, ठीक है। सबसे पहली जो समिति है, इंपॉर्टेंट समिति है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति यानी पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब क्या है? ये सबसे पुरानी वित्तीय तथा स्थायी समिति है। ये सबसे पुरानी समिति है, सबसे पुरानी समिति है और ये वित्तीय समिति है। सबसे पुरानी वित्तीय समिति है और स्थायी समिति है। कैसी समिति है? स्थायी समिति है, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब? तो 1919 के एक्ट के तहत 1921 में 1919 के एक्ट के तहत जो है वो लोक लेखा समिति का प्रावधान किया गया था 1919 के एक्ट में, माउंटेंगी चेम्सफोर्ड अधिनियम में। और पहली बार जो लोक लेखा समिति का जो गठन किया गया था वो 1921 से, इसका प्रावधान जो है 1921 से। क्लियर? एक आयोग बैठाया गया था, वेल्वी आयोग, उसकी सिफारिश पर, वेल्वी आयोग की सिफारिश पर जो है ये लोक लेखा समिति का जो है प्रावधान किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 22 सदस्य होते हैं। ये सवाल पूछे जाते हैं। कुल सदस्य कितने होते हैं? 22। अब 22 में से 15 सदस्य तो होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। 22 में से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा से। 15 + 7 = 22। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, टोटल 22 सदस्य। जब ये शुरुआत में प्रारंभ की गई 1921 में, तब जो है इसमें 15 सदस्यों का प्रावधान था। कितने सदस्यों का प्रावधान था? 15 सदस्यों का। अब आगे अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष कौन बनाता? अभी अपन ने बात की थी कि लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि संसद की कोई भी कमेटी हो उसके अध्यक्ष का तय करने का अधिकार किसका है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है वो अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। और सन 1967 से एक परंपरा चली आ रही है कि हमेशा विपक्ष दल का जो नेता होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा जो है विपक्षी दल से होता है। विपक्षी दल का जो नेता होता है वो हमेशा जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। 1967 से ये परंपरा चली आ रही है। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 1 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। लोक लेखा समिति का 1 वर्ष का जो है वो कार्यकाल होता है। क्लियर? आई थिंक ये आपके क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरी स्थायी समिति है प्राक्कलन आकलन समिति। प्राक्कलन/आकलन समिति। प्राक्कलन/आकलन समिति। स्थायी मितव्ययता समिति भी क्या कहा जाता है? इसे स्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। ये स्थायी समिति है और मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। स्थायी समिति भी कहा जाता है और मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। प्राक्कलन आकलन समिति, प्राक्कलन आकलन समिति। अब संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति, सबसे बड़ी स्थायी समिति, संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति, संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति, ठीक है। सबसे पुरानी हो गई वो लोक लेखा। गठन 1950 में किया गया था जॉन मथाई की सिफारिश पर। दोनों सिफारिश याद ध्यान रखना, वेल्वी की सिफारिश पर तो की गई थी पीएसी लोक लेखा समिति, और प्राक्कलन आकलन समिति जो है वो जॉन मथाई की जो
कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की सिफारिश पर इसकी जो है नियुक्ति की गई थी। सदस्य कितने होते हैं? तो 30 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो 30 सदस्य, और सभी के सभी जो है लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता। क्लियर? आगे अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन तय करता है? तो वही लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित। लोकसभा अध्यक्ष ही तय करेगा कि अध्यक्ष कौन है। अभी अपन ने पढ़ लिया सारे अध्यक्ष जो है वो कौन तय करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। फिर आगे इसका उपनाम, ये इंपॉर्टेंट समिति है, ध्यान रखना। उपनाम स्थायी समिति, प्राक्कलन की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति कहलाती है। ये जो लोक लेखा समिति है उसकी ये जुड़वी बहन है, जुड़वा बहन है। जो लोक लेखा समिति है उसकी जुड़वा बहन जो है प्राक्कलन आकलन समिति मानी जाती है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सिंपल भाषा में। ठीक है, इसे मितव्ययता समिति भी कहा जाता है, जो कि अपन ने यहां पढ़ लिया। फिर इसे अनुमान समिति भी कहते हैं। एक नाम और ध्यान रखना, अनुमान समिति भी कहा जाता है, अनुमान समिति भी कहा जाता है। स्थायी समिति है ये, मितव्ययता समिति, अनुमान समिति। मूल नाम क्या है? प्राक्कलन आकलन समिति। प्राक्कलन आकलन समिति क्या काम करती है? इंपोर्टेंट काम, इंपोर्टेंट। वार्षिक अनुदान बजट की जांच, वार्षिक अनुदान बजट की जांच करती है, यानी बजट जो तय किया जाता है, बजट जो पेश किया जाता है उसकी जांच करती है। और सरकारी अपव्यय को रोकने का प्रयास करती है। सरकार के द्वारा सरकारी जो खर्च है वो गलत तरीके से खर्च नहीं हो, अपव्यय नहीं हो सरकारी राशि का, उसको रोकने का प्रयास करती है, उसको रोकने का प्रयास करती है। ठीक है, आगे विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखती है। जो भी विभागीय व्यय होता है, जो सरकारी व्यय हो रहा है उस पर व्यय पर ध्यान रखती है, और उसकी अनियमितता नहीं हो उस पर जो है वो निगरानी रखती है, उस पर जो है वो निगरानी रखती है। फिर आगे अगली तीसरी समिति है लोक उपक्रम लोक उद्यम समिति, गठन 1964। लोक उपक्रम ऑब्लिक लोक उद्यम समिति, ये स्थायी समिति है तीनों, लोक उपक्रम ऑब्लिक लोक उद्यम समिति। अब वापस इन्हीं में भी वही हुई कि ये किसकी, तो ये कृष्ण मेनन समिति ने सुझाव पर, कृष्ण मेनन समिति जो है उसकी सुझाव पर जो है वो लोक उपक्रम या लोक उद्यम समिति का गठन किया गया 1964 में। अब इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा सदस्य हमेशा अध्यक्ष होगा। लोकसभा सदस्य जो है वो हमेशा अध्यक्ष होगा। इसमें भी पीएससी की तरह 22 सदस्य होता है, वही सिस्टम 15+7, 15+7 सेम लोक लेखा समिति के समान ही। क्या कार्य है? कार्य है सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में, सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में जो सार्वजनिक उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के, जो सरकारी क्षेत्र के अपन जिसको माना जाता है सार्वजनिक उपक्रम है, उनकी जो जांच करती है, उनकी रिपोर्टों की जो है जांच करती है। और सीएजी की जो रिपोर्ट होती है, कैग जो रिपोर्ट पेश करता है, उस कैग की जो रिपोर्ट है उसकी भी जांच जो है वो कौन करती है? समिति। तो लोक उपक्रम या लोक उद्यम समिति, गठन 1964। स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? चलो बढ़े आगे। अब है विभागों की, कुछ विभागों की स्थायी समितियां, ये अलग से था तो इसको भी अपन ने शामिल कर लिया, इंपॉर्टेंट है इसलिए। विभागों की स्थायी समितियां, कुछ विभाग जो है सर्वप्रथम 1989 में कृषि, वन तथा पर्यावरण विभाग की 3 स्थायी समितियां गठित की गई। विभागों की, लोकसभा के अलावा विभागों के द्वारा भी जो है वो समितियां जो है वो गठित की जाती है। तो पहली बार जो समितियां गठित की गई थी वो सन 1989 में कृषि, वन और पर्यावरण विभाग द्वारा घोषित की गई। कृषि, वन और पर्यावरण विभाग द्वारा 3 स्थायी समितियां गठित की गई थी। 1991 में इनकी संख्या टोटल 17 समितियां कर दी गई। देखो ये तो है प्रथम, ये तो पहली बार किसने प्रयास किया, पहली बार किसके द्वारा जो है वो समिति घोषित की गई, तो ये तो है प्रथम। सन 1989 में तो पहला, सन 1989 में तो पहली समिति जो है वो कृषि, वन और पर्यावरण विभाग ने जो है गठित की थी। लेकिन 1991 में सारे विभागों की मिलाकर टोटल जो समितियों की संख्या हो गई थी वो 17 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 17। नोट, 1993 में नई विभागीय समिति प्रणाली लागू की गई थी, मतलब चेंज कर दी गई, 17 कर दी गई, तो नई विभागीय प्रणाली जो है वो लागू कर दी गई थी। 2004 में विभागीय समितियों की संख्या 24 कर दी थी। कितनी कर दी गई? 24 कर दी गई। टोटल जो विभागीय समितियां जो है
विभाग विशेष की जो समितियां उनकी संख्या 24 कर दी गई, और जिनमें से 16 तो लोकसभा से बनाई गई थी कमेटियां और 8 जो है वो राज्यसभा से बनाई थी। 8 + 16 24, टोटल समितियां बनाई गई 24 विभागों से संबंधित। टोटल समितियां कितनी हो गई विभागों से संबंधित 24। 8 समितियां जो है वो राज्यसभा से बनाई गई और 16 समितियां जो है वो लोकसभा से। क्लियर। फिर आगे, प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे 31 सदस्य फिक्स। 24 समितियों में 31 सदस्य जो है प्रत्येक में होंगे, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। फिक्स आंकड़ा था। देखो, संसद की ओर से स्थायी समितियां और अस्थायी समितियां तो बनाई जाती है, लेकिन उसके अलावा जो मंत्रालय जो विभाग है उनके द्वारा भी समितियां बनाई जाती है। यह प्रक्रिया पहली बार किसने शुरू की, तो सन 1989 में वन, पर्यावरण और कृषि मंत्रालय जो है उसके द्वारा शुरू की गई। और सन 1991 तक आते आते जो इन कमेटियों की संख्या, जो विभागों की कमेटियों की संख्या हो गई थी 17। कितनी हो गई 17। और 2004 में जो है इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई 24 कमेटियां जो है वो विभागों या मंत्रालय द्वारा गठित की जाती है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। उन 24 सदस्यों में से 24 समितियों में से 16 समितियां जो है वो लोकसभा से, 16 समितियां जो है वो लोकसभा से गठित की गई और 8 समितियां जो है वो राज्यसभा से। विभाग विशेष ने उस हिसाब से जो है वो समितियां गठित की जाती है। इनमें सदस्य संख्या जो है वो कितनी है, तो सदस्य संख्या जो है वो फिक्स है। राज्यसभा से 10 और लोकसभा से 21, यानी टोटल मिलाकर कितनी हो गई 31। कितनी हो गई 31। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, अस्थायी समितियां। आगे बढ़ते हैं अस्थायी समिति। 1 मिनट, फोन कंटिन्यू बज रहा है। ठीक है, अब है अस्थायी समितियां। अस्थायी समितियां, तो अस्थायी समितियों में पहली समिति है प्रवर समिति। कौन सी समिति, प्रवर समिति। प्रवर समिति कब बनाई जाती है, किसी विधेयक की गहन समीक्षा हेतु। सदस्य संख्या 30। कोई विधेयक है उस पर उसकी समीक्षा की करनी है, उसकी समीक्षा की जानी है, तो उसके हेतु जो बुलाई जाती है, बैठक बुलाई जाती है, सॉरी कमेटी बनाई जाती है, उसको कहते हैं प्रवर समिति। कौन सी समिति कहते हैं, प्रवर समिति। उसे क्या कहा जाता है, प्रवर समिति। और उसमें सदस्य संख्या जो होती है वो होती है 30। सदस्य संख्या कितनी होती है 30। अब एक संयुक्त प्रवर समिति और बनाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। संयुक्त से सीधा आपको पता चलना चाहिए, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों से संबंधित। एक तो होती है प्रवर समिति जो किसी विधेयक पर गहन समीक्षा हेतु बनाई जाती है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, और एक जो है संयुक्त प्रवर समिति बनाई जाती है, वो भी यही काम करती है, विधेयक पर गहन जो है समीक्षा। दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से विधेयकों पर जो है गहन समीक्षा हेतु। एक तो लोकसभा के द्वारा बनाई जाती है वो प्रवर समिति, लोकसभा बनाए या राज्यसभा बनाए, दोनों में से सेपरेट बनाई जाती है वो प्रवर समिति जो विधेयक पर जो है गहन समीक्षा करती है, उसमें सदस्य संख्या 30। एक ऐसी प्रवर समिति बनाई जाती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों संयुक्त रूप से उस विधेयकों पर जो है वो समीक्षा करना चाहती है, तो वो भी कमेटी, उसमें भी सदस्य संख्या वही 30 है, सॉरी 45 है। टोटल सदस्य संख्या कितनी है 45, लेकिन लोकसभा से 30 और 15 राज्यसभा से, 15 राज्यसभा से। टोटल सदस्य संख्या 45, लोकसभा से 30, राज्यसभा से 15। आई थिंक ये क्लियर, यहां कोई समस्या आपके नहीं आएगी। अब आगे नेक्स्ट है संयुक्त संसदीय समिति, जेपीसी। खूब नाम सुना होगा जेपीसी का, 2G स्पेक्ट्रम के समय खूब ये है चर्चा में रही थी। अब देखो, विशेष घोटालों की जांच के लिए जो है संयुक्त सदस्य समिति, संसदीय समिति बैठाई जाती है, उसे कहते हैं जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी। ठीक है, किसके लिए, तो विशेष घोटालों की जांच करने के लिए। क्या होता है इसमें, सदस्य संख्या अनुपात लोकसभा और राज्यसभा से 2:1 में होते हैं। इसकी कोई फिक्स सदस्य संख्या नहीं है, फिक्स सदस्य संख्या नहीं है। 2:1 में जो है वो सदस्य संख्या तय की जाती है। जितने भी सदस्य बनाए जाएंगे उसमें 2:1 रखा जाएगा। 2 तो है लोकसभा से और 1 सदस्य आएगा, 3 सदस्य है तो 2 सदस्य लोकसभा से, 1 सदस्य राज्यसभा से, फिक्स है। आज तक, अब तक 5 संयुक्त संसदीय समितियां गठित की जा चुकी हैं। अब तक कितनी संसदीय संयुक्त सदस्य समितियां, कितनी, 5। जेपीसी 5 अब तक जो है वो गठित की जा
चुकी है। प्रथम जो की गई थी 1997 में बोफोर्स तोप घोटाले के लिए, पहली जो घोषित की गई थी जो है 1995 में, सॉरी 97 में, 1997 1997 नहीं तो इसमें भी कमेंट आएगा सर आप गलत बोलते हो, जो संख्या है वो 1997। कंटिन्यू 1 घंटे थोड़ा बहुत तो सुधार भी करते हैं, तो आप गलत नहीं बोलेंगे, आपके गलत नहीं करवाएंगे सवाल। बोफोर्स तोप घोटाला, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी? बी शंकरानंद जी ने जो है वो इसकी अध्यक्षता की थी, बी शंकरानंद जी ने अध्यक्षता की थी। और पांचवी अंतिम अभी तक तो 2011 में 2G स्पेक्ट्रम के लिए अध्यक्षता की थी पीसी चाको जो है वो अध्यक्ष थे 2G स्पेक्ट्रम की जांच के लिए 2011 में। 2011 क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ये या अब ले लो, ये 1989 है, ठीक है। क्लियर। चलो आगे बढ़, अब चलो ठीक है। तो ये क्लास अपनी लोकसभा से संबंधित जो है वो क्लास पूरी, इसमें जो है क्लास के दौरान ही मैंने जो है रिवीजन करवाने का प्रयास किया, क्योंकि मुझे ये अंदाज था कि ये क्लास जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो रिवीजन जो है वो साथ ही साथ करवाने का प्रयास किया, ठीक है। तो लोकसभा में अपन ने शुरू किया, लेकिन फिर भी अपन मोटा मोटा एक बार देख लेते हैं, कि मन नहीं मानता है। लोकसभा जो है पीपल हाउस कहलाता है, इसके उपनाम अपन ने पढ़ लिए कि इसे प्रथम सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन, लोगों का सदन या लोकप्रिय सदन कहते हैं। पहला गठन 17 अप्रैल 1952, पहली बैठक 13 मई 1952। लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? 552। अधिकतम सीटें जो है वर्तमान में कितनी सीटें? तो 543 में से जो है निर्वाचित सीटें 543 पूरी की पूरी निर्वाचित होती है, जिसमें क्योंकि मनोनयन का इसमें कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें से 530 जो है वो राज्यों से और 13 सीटें जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से जो तय की जाती है या वहां से जो चुनकर आते हैं। ये जो है अनुच्छेद 81 के अनुसार, अनुच्छेद 81 के अनुसार 2026 तक जो है यही सीटें रहेगी। और फिर सर्वाधिक सीटें कहां की है? तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, महाराष्ट्र की जो है सेकंड नंबर पर सीटें आती है 48, पश्चिम बंगाल की 42, बिहार की 40 और तमिलनाडु की 32 सीटें। न्यूनतम सीटें जो है वो नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम से 1-1, राजस्थान से 25 सीटें। और लोकसभा की सीटों का आवंटन जो है 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। और क्रमशः जो बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं वो है लद्दाख, बाड़मेर, जैसलमेर और कच्छ, ठीक है। एंग्लो इंडियन का प्रावधान वर्तमान में हटा दिया गया है। SC ST का जो आरक्षण है वो 330 में, ठीक है। फिर आगे लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं अनुच्छेद 84 के अनुसार वो अपन ने जो पढ़े हैं उसी में से वो के वो कंटिन्यू। दो याद रखना, एक तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है 5वीं लोकसभा थी, उसका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया था। 5वीं थी लोकसभा, कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया था, लेकिन 1971 में 44वें संविधान संशोधन में वापस परिवर्तित करके 5 वर्ष कर दिया गया। चुनाव कैसे होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान किया जाता है। अब 61वें संविधान संशोधन अपन पढ़ चुके हैं 1989 के तहत 21 से मतदान की आयु जो है वो कर दी गई 18 वर्ष। अनुच्छेद 85 के अनुसार जो है वो राष्ट्रपति लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है वो भंग कर सकता है। इनकी शपथ, लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 99 के तहत किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति जो कि प्रोटेम स्पीकर कहलाता है उसके द्वारा की दी जाती है शपथ। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की प्रत्यक्ष कोई शपथ का प्रावधान नहीं है। त्याग पत्र अगर बिना अनुमति के 60 दिन से ज्यादा अगर कोई अनुपस्थित रहता है तो त्याग पत्र दिया हुआ माना जाता है। गणपूर्ति 1/10 यानी 55 सदस्य कम से कम। चौथी लोकसभा एक पहली लोकसभा थी, प्रथम लोकसभा थी जो कि 1970 में भंग हो गई और 1971 में मध्यावधि चुनाव हुए थे। अब तक जो है टोटल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। फिर प्रोटेम स्पीकर का प्रावधान फ्रांस से, सचिदानंद जी वाला मैंने उदाहरण दिया, उसके हिसाब से आपको समझा दिया क्यों की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति जी द्वारा इसलिए की जाती है ताकि वो लोकसभा सदस्यों को जो है वो शपथ दिला सके। फिर 18वीं लोकसभा में जो है प्रोटेम स्पीकर जी कौन थे? तो श्री भर्तृहरि महताब थे। सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष जो है उसकी शुरुआत जो है 1993 में की गई और 5 करोड़ का प्रावधान जो है प्रत्येक MP लेड में वो है। लेक
डम सत्र किसको कहते हैं? तो लास्ट जो सत्र होता है चुनाव में जाने से पूर्व, जो लास्ट सत्र जो आहूत किया जाता है उसे कहते हैं लेकडम सत्र। फिर लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ा, प्रावधान अनुच्छेद 93 में ये लोकसभा सदस्य जो है बहुमत के आधार पर अपने में से जो है किसी को अध्यक्ष चुनते हैं, वो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है और उसकी लोकसभा सदस्य होना उसका अनिवार्य है। उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते जो तय करने का अधिकार है वो संसद के पास है। लोकसभा अध्यक्ष जो है अलग से शपथ नहीं लेता, वो अध्यक्ष के रूप में ही जो है शपथ लेता है। आगे अनुच्छेद 93 के तहत जो है वो त्याग पत्र जो है 93 में नियुक्ति है, 93 में त्याग पत्र का प्रावधान है। त्याग पत्र जो है वो उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष जो त्याग पत्र जो है वो अध्यक्ष को देता है। इसको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भी हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। प्रथम लोकसभा स्पीकर तो जीवी मालवलकर जी और प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष तो अनंत शयनम अयंगर जी। ठीक है, लोकसभा के जनक जो है जीवी मालवलकर जी को माना जाता है और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो है मीरा कुमार जी और 18वीं लोकसभा में वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है श्री ओम बिरला जी। फिर लोकसभा अध्यक्ष के जो है वो कार्य क्या क्या है? तो 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना, धन विधेयक का निर्णय करना कि धन विधेयक है या नहीं है, दल बदल संबंधी जो विवाद है उनका जो है उनका निपटारा करना, ये भी लोकसभा अध्यक्ष का विशेष अधिकार है। लोकसभा कार्रवाई को स्थगित करता है, लोकसभा कार्रवाई की व्यू रचना बनाता है, संसद की स्थायी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना आप। ठीक है, उसके साथ साथ जो है निर्णायक मत देने का अधिकार, अगर मत जो है वो समान हो जाते हैं तो निर्णायक मत देने का अधिकार अनुच्छेद 100 के तहत। मंत्रियों तथा लोकसभा सदस्यों के बीच मध्यस्थता, मैंने उदाहरण देकर आपको समझा दिया ये चीज। फिर विदेशों में जाने वाला संसदीय प्रतिनिधि मंडल है वो भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चयन किया जाता है और लोकसभा के महासचिव का चयन भी इनके द्वारा किया जाता है। फिर अगला जो है लोकसभा में विपक्ष के दल के नेता को जो मान्यता देना है वो भी अधिकार जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को है। फिर अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन अपन ने पढ़ा कि आउट करने का अधिकार राष्ट्रपति जी का है, लेकिन अध्यक्षता करने का अधिकार जो है वो लोकसभा अध्यक्ष का है। तब कब आयोजित किया जाता है? तो पहली बार जब लोकसभा बैठती है तब जो है आयोजित की जाती है। प्रथम सत्र जो आयोजित किया जाता है वो संयुक्त अधिवेशन होता है। या फिर अगर सत्रावसान की घोषणा कर दी जाती है तो सत्रावसान के बाद अगले साल की जो पहली बैठक होगी वो संयुक्त अधिवेशन होगा। और कब की जा सकती है? तो किसी एक ऐसे विधेयक विशेष के संबंध में जब कि एक सभा द्वारा, भले लोकसभा हो राज्यसभा हो, पास करके विधेयक को भेज दिया जाता है, लेकिन दूसरी सभा द्वारा जो है उसे लंबित कर दिया जाता है, 6 माह तक लंबित कर दिया जाता है और संशोधनों पर भी सहमति नहीं बनती है, तब संयुक्त अधिवेशन जो है वो बुलाए जाते हैं। अब तक भारत में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए। पहला दहेज निरोधक हेतु 1961 में जवाहरलाल नेहरू जी के समय, दूसरा बैंकिंग विधेयक 1978 मोरारजी देसाई जी के समय और तीसरा जो है वो आतंकवाद निरोधक जो विधेयक है 2002 में अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के समय, पोटा एक्ट जिसे कहा जाता है। और एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ बहुत शानदार जो चीज है वो है ये है कि तीनों संयुक्त अधिवेशन में अटल बिहारी जी वाजपेयी जो है वो प्रेजेंट थे। लेकिन ध्यान रखना, संयुक्त अधिवेशन कभी भी धन विधेयक के लिए और संविधान संशोधन के लिए नहीं बुलाया जा सकता, यानी साधारण विधेयक के लिए बुलाया जा सकता है। आगे लोकसभा की विशेष शक्तियां ये अपन ने पढ़ी, इसका आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया कि पीएम की नियुक्ति लोकसभा में बहुमत के आधार पर सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी। जब तक लोकसभा का कार्यकाल चलता है तब तक मंत्रिपरिषद का भी कार्यकाल चलता है। मंत्रिपरिषद को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव से पदमुक्त किया जा सकता है, न कि राज्यसभा से। ठीक है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अपन ने पढ़ लिया। संयुक्त बैठक में विधेयक पारित करवाने के संबंध में जब अध्यक्षता कर रहे हैं तो पारित करने का अधिकार भी उनको रहता है। धन विधेयक का निर्णय करना कि धन विधेयक है या नहीं है, इसे प्रस्तुतिकरण करना और पास करने तक का जो है अधिकार लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है, 14 दिन तक लंबित रख सकती है। साधारण विधेयक पारित करने के संबंध में अनुच्छेद 352 के तहत अगर आपातकाल की घोषणा की गई है तो उसे समाप्त करने का अधिकार भी जो है वो लोकसभा को है। फिर अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में भी रखा जा सकता है और पारित भी जो है वो लोकसभा में किया जाता है। 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। फिर अनुच्छेद 109 जो कि विशेष उपबंधों की व्यवस्था करता है धन विधेयक के लिए और 110 जो कि धन विधेयक की परिभाषा बताता है। फिर अपन ने कमेटियां जो है वो पढ़ी। समितियां, स्थायी समितियों में लोक लेखा समिति पीएसी का प्रावधान मोंटेंगी ट्रांसपोर्ट अधिनियम 1919 का जो एक्ट है उसके तहत 1921 में वेलवी आयोग की सिफारिश पर कुल सदस्य होते हैं 22, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। प्रारंभ में 15 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष को कौन तय करता है? तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि संसद की जितनी भी समितियां हैं उनके अध्यक्ष तय करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। तो इसके अध्यक्ष को भी जो है वो कौन तय करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और 1967 से एक जो है
परंपरा बनी हुई है कि विधान जो नेता प्रतिपक्ष होता है वही जो है इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसका कार्यकाल 1 वर्ष। फिर है प्राक्कलन आकलन समिति, जो कि स्थायी मित्रीय समिति के नाम से भी जानी जाती है। संसद की सबसे बड़ी समिति मानी जाती है क्योंकि इसमें सर्वाधिक 30 सदस्य होते हैं, तो सबसे बड़ी सदस्य मानी जाती है, अपने समिति मानी जाती है। गठन 1950 में, गठन 1950 में जॉन मथई की सिफारिश पर इसमें टोटल सदस्य होते हैं 30, और 30 के 30 जो है वो लोकसभा से होते हैं, और अध्यक्ष की नियुक्ति वही नामित जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके उपनाम है स्थायी समिति, प्राक्कलन की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति, मितव्ययता समिति, और एक अनुमान समिति जो है वो भी ध्यान रखना। क्या करती है तो वार्षिक अनुदान बजट की जांच करनी, सरकार अपव्यय को रोकना, विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखना। फिर अगली है लोक उपक्रम या लोक उद्यम समिति, गठन 1964। अध्यक्ष जो है वो लोकसभा सदस्य जो है वो अध्यक्ष होता है। कृष्ण मेमन समिति की ने सुझाव दिया था कि ये जो है कमेटी जो है वो गठित की जानी चाहिए। इसमें टोटल सदस्य जो है वो होते हैं 22, वही 15 + 7। ये क्या कार्य करती है तो सार्वजनिक उपक्रम जितने भी हैं जो सरकारी क्षेत्र के जो है सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है उनकी जांच करना, और सीएजी की जो रिपोर्ट है उसकी भी जांच करना। फिर आगे विभागों से संबंधित कुछ स्थायी समितियां जो है वो बनाई जाती है, जो कि शुरुआत 1989 में वन पर्यावरण एवं कृषि मंत्रालय द्वारा 3 स्थायी समितियां बनाई गई थी। कितनी स्थायी समितियां गठित की गई थी? 3, जो कि बढ़कर 1993 में 17 हो गई, और 1991 में 17 हो गई, और 93 में जो है इसका प्रणाली को पुनः नई विभागीय प्रणाली जो है वो लागू की गई, और उसी के तहत 2004 में इनकी संख्या जो है वो 24 हो गई, जिसमें कि 16 लोकसभा से और 8 राज्यसभा से। इसमें टोटल में प्रत्येक में 31 सदस्य होते हैं, 10 राज्यसभा से, 21 सदस्य लोकसभा से। फिर कुछ अस्थायी समितियां, जिसमें कि प्रवर समिति, किसी विधेयक पर गहन समीक्षा हेतु जो है वो समिति बैठाई जाती है, वो प्रवर समिति। जिस भी सदन द्वारा बैठाई जाती है, लोकसभा द्वारा बैठाई जाती है तो टोटल 30 सदस्य लोकसभा से, और राज्यसभा द्वारा बैठाई जाती है तो टोटल 30 सदस्य राज्यसभा से। फिर एक संयुक्त प्रवर समिति, जब दोनों सदन मिलकर किसी जो विधेयक पर जो है गहन समीक्षा करना चाहते हैं तो दोनों सदन मिलकर जो है वो एक समिति बना सकते हैं। उस समिति में टोटल 45 सदस्य होता है, 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। फिर आती है एक है जेपीसी, संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, ये विशेष घोटालों की जांच के लिए घोषित की जाती है, बनाई जाती है, गठित की जाती है। सदस्य संख्या जो है वो इसकी फिक्स नहीं होती है, जितने भी सदस्य होंगे उसमें 2:1, 2 तो लोकसभा से और 1 जो है वो राज्यसभा से। आज तक 5 संयुक्त जो है संसदीय समितियां गठित की जा चुकी है। पहली संयुक्त संसदीय समिति जो है वो 1997 में बोफोर्स तोप घोटाले के लिए अध्यक्ष था बी शंकरानंद, और 5वीं जो लास्ट जो 5 घोषित हुई है 5वीं 2011 में 2G स्पेक्ट्रम जांच के लिए अध्यक्ष था पीसी चाको। क्लियर? लोकसभा, राज्यसभा और संसद 3 क्लासों में तीनों भाग जो है वो अपने कंप्लीट हो गए। अब इसमें से जो है वो आपके एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं जाएगा। अब एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सर ये पीपीटी नहीं मिल रही है, पीपीटी, अरे सर आपको बता दिया, ये किताबें आपको मार्केट में उपलब्ध हैं। रीट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रीट वाले ये सवाल पूछते हैं कि पीपीटी सर मिलेगी क्या। इन किताबों को आप ले आओ, इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित, ये भूगोल, अर्थव्यवस्था, स्पष्ट लिखा हुआ राज व्यवस्था एवं शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, पूरी तरह से अपडेटेड बुक है। और इस बुक में अगर उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल रही, क्योंकि ये क्लासें सारी एग्जाम के लिए जो है डिफाइन की गई है, उसके लिए बनाई गई है, तो कुछ कोई एक्स्ट्रा चीज मिल रही है तो वो फैक्ट उसमें नोट कर लो, उसमें नोट कर लो। पास में खूब सारी जगह कहीं पे भी आप नोट कर सकते हो, नहीं तो एक कागज लगा के जो है वो नोट कर सकते हो। तो ये किताबें जो कि ट्रेंडिंग में चल रही है, इन किताबों को आप ले सकते हो। जो रीट की तैयारी कर रहे हैं वो इन किताबों को ले तैयारी करें और अपना स्थान जो है वो सुनिश्चित करें, अपनी जो रीट प्री है वो क्लियर करें। ठीक है, अगली क्लास में जो है अपन राष्ट्रपति जी और उनसे संबंधित जो है वो क्लासें 2 क्लासों में या 3 क्लासों में जितना भी होगा उसमें जो है पूरा करेंगे। उसको मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।